कुछ दशक पहले की बात है जब माओवाद एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। छत्तीसगढ़, आंध्र, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों में माओवाद एक बड़ी आंतरिक समस्या बनकर सामने आया। लेकिन धीरे धीरे माओवाद का दायरा सिमटता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत के आगे लाल आतंक अब घुटनों पर है। जी हां, आज अपनी खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कैसे सिमटता जा रहा है माओवाद का दायरा। क्या है छत्तीसगढ़ के घोर माओवाद प्रभावित इलाके बस्तर का मौजूदा हाल। कैसे देश के लाल माओवादियों की माद में घुसकर न सिर्फ उनके आतंक का खात्मा कर रहे हैं बल्कि विकास की बुनियाद भी रख रहे हैं। न्यूज 18 की टीम आपके लिए ग्राउंड जीरो से आतंक के अंत की आंखों देखी तस्वीर लाई है, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। माओवाद का जिक्र आता है तो जहन में बस्तर का ख्याल जरूर उमड़ता होगा। बस्तर देश के उन इलाकों में से है जहां माओवादियों ने अपनी जड़ें गहरी जमाई थी। आदिवासी बाहुल्य बस्तर के घने जंगलों ने माओवादियों के लिए मान का काम किया। बीते दशकों में माओवादियों ने कायरता भरी वारदातों से अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बलों का हौसला कम नहीं पड़ा और अब वो वक्त आ चुका है जब माओवाद का खात्मा करीब दिखाई देता है। आबूझमाड़ के बाद माओवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है बेचापाल। बेचापाल एक ऐसा इलाका है जिसे न सिर्फ माओवादियों ने अपना गढ़ बनाया बल्कि 57 गांव को विकास से महरूम कर दिया। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बस्तर के घने जंगल आदिवासियों का घर है और माओवादियों की मां। बस्तर के कई इलाके इतने दुर्गम हैं कि वहां पहुंचना भी काफी मुश्किल है। खासतौर पर दंतेवाड़ा, बीजापुर का सरहदी और दुर्गम इलाका माओवादियों के छुपने के लिए महफूज ठिकाना रहा है। इन इलाकों में माओवादियों की मौजूदगी यहां रहने वाले ग्रामीणों तक विकास पहुंचाने की राह में बड़ा रोड़ा है, लेकिन बरसों से जारी सुरक्षा बलों के अभियानों की बदौलत अब तस्वीर बदलती जा रही है। माओवाद के इस सिमटते दायरे के पीछे सुरक्षा बलों के त्याग, बलिदान, शौर्य और समर्पण की लंबी गाथा है। आज हम वो कहानी सुनाएंगे जो आपने पहले कभी शायद सुनी ना हो। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जो पहले कभी ना देखी गई। आतंक पर शौर्य के जीत की कहानी को अपने कैमरे में कैद करने के लिए हमारी टीम ने कई जोखिम उठाए और जा भी माओवादियों के गढ़ में। घने जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों के बीच मौजूद बेचापाल के जिस इलाके में न्यूज 18 की टीम पहुंची वो इतना दुर्गम है कि सालों में करीब 4 से 6 महीने यहां फोर्स भी नहीं पहुंच पाती। इस इलाके को हम ग्राउंड जीरो कह रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको वो कहानी सुनाएंगे, वो तस्वीर दिखाएंगे कि आप पलक भी नहीं झपकाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राउंड जीरो का सफर। नदी क्रॉस करो, चलो आगे बढ़ो। मिरतूर से दुर्गम रास्ता तय कर हमारी टीम पहुंची बेचापाल पुलिस कैंप तक। घने जंगलों और पहाड़ी के बीच हम माओवादियों के गढ़ में थे। बेचापाल गांव से कुछ दूरी पर बनाए गए इस कैंप में आज हम ठहरेंगे। जवानों के इसी टेंट में, इसी तंबू में रात गुजारेंगे और आपको दिखाएंगे न केवल दिन में बल्कि रात में भी जवान किन चुनौतियों का सामना करते हैं, कैंप की सुरक्षा किस तरह से जवान करते हैं और माओवादी हमले से बचने के लिए किस तरह की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सारी चीजों को दिखाने के लिए ठंड में जवानों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसे हम भी महसूस करेंगे और आपको दिखाएंगे भी
कि जवानों की मुस्तैदी में किस तरह से इस इलाके में नक्सल नाश मार्ग बन रहा है। तो माओवादियों के मान में बने इस कैंप में आज की रात गुजार कर हम आपको ये तमाम जो चीजें हैं वो दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा जंगल को अपनी आगोश में ले चुका था। सबसे पहले हमने ये जाना कि आखिर ये कैंप कितना महफूज है। माओवादियों के मान में बने इस कैंप में 24 घंटे माओवादी हमले की आशंका बने रहती है। बावजूद इसके हकीकत से रूबरू कराने के लिए हम यहाँ जवानों के साथ इन बीहड़ इलाके में मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मृत्युल टीआई नेताम जी बने हुए हैं, जो सुबह से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नेताम जी, ये बताइएगा, क्या इस वक्त पे माओवादी हमले की कोई आशंका है? यदि है तो उस चीज के लिए हम किस तरह से तैयार हैं? बिल्कुल, ये माओवादियों के अत्यधिक प्रभाव का क्षेत्र है, इसलिए माओवादियों के हमले की संभावना तो हमेशा बनी रहती है। और जिस तरीके से हम लोगों ने उन लोगों की जमीन छीनी है, उनके आधार क्षेत्र को डिस्टर्ब किया है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप कभी न कभी कैंप के ऊपर में हरासमेंट फायर या अटैक फायर कर सकते हैं। लेकिन हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इतना तकड़ा है, कैंप की सुरक्षा वाल इतनी तगड़ी है, हमने बारबेट वायर, कंसर्टना कॉयल और सेफ्टी ट्रेंच से इस कैंप को एकदम अभेद किले की तरह बना दिया है कि कितना भी बड़ा अटैक हो वो नक्सली हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जाहिर तौर पे एक तरीके से एक वक्त पे, एक दौर पे ये माओवादियों का अभेद किला था। अब यहाँ पे आपने जवानों का या फिर यूं कहें कि पुलिस का अभेद किला तैयार किया है। कितना मुश्किल था ये काम? बिल्कुल, ये काम उस समय तक तो बहुत ही मुश्किल था जब तक यहाँ पर नक्सलियों की तूती बोलती थी, लेकिन लगातार सही टैक्टिक्स और हमारे पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप साहब के निर्देशन पे और उनके गाइडलाइन पे हम लोगों ने इतने सही तरीके से और इतने प्रिसाइजली इस ऑप्स को किया है कि बिल्कुल भी किसी भी एंटी जो मूवमेंट है, नक्सल लोगों का मूवमेंट है, उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि वो हमारे इस काम को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर सकें, रोक सकें या किसी भी प्रकार का थ्रेट दे सकें। सुरक्षा बलों के अस्थायी कैंप में हमारी टीम ने रात गुजारने का फैसला किया। घने जंगल और कैंप के नजदीक बहती नदी की वजह से यहाँ हाड़ जमा देने वाली सर्दी थी। कैंप में मनोरंजन का कोई साधन नहीं। ऐसे में जवान दिन भर की थकान दूर करने के लिए मोबाइल पर लूडो खेलते नजर आए। हमने उनसे जाना कि आखिर उन्हें कैसा महसूस होता है। इस माओवादियों के मान में सुरक्षा दे रहे जवान अपने आप को मानसिक रूप से स्थिर रखने के लिए अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करते हैं अपने मनोरंजन के लिए। देखिए, यहाँ पे इस टेंट में जो है 4 जवान हमें मिले हैं, मुस्कुराते हुए ये अपने साथियों के साथ अपने मोबाइल पे एक गेम खेल रहे हैं। दरअसल यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी है नहीं और टीवी है मगर लाइट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इनके पास मनोरंजन के लिए बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं जाता। ड्यूटी के बाद थकान काफी होती है, उसके बाद फिर ये जवान इस तरह से अपना मनोरंजन करते हैं। भैया बताएंगे, आप लोग दिन भर ड्यूटी करते हैं और यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे में आप लोग कैसे अपना मनोरंजन कर पाते हैं? देखिए सर, हम लोग मतलब अभी न्यू कैंप बैठा है, तो हम लोग अभी हम लोग का प्रतिस्थापना हुआ है यहाँ पर। तो हमको मालूम था कि हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, हमारे साथी दोस्त लोग बताते हैं कि कहीं अंदर इलाका है, जैसे भी जाते हैं वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग अपने से जहाँ नेटवर्क इलाका रहता है तो वहाँ से हम लोग गेम में हम डाउनलोड करे रहते हैं क्या, ताकि वो क्या आते हैं ना, तो मानसिक संतुलन के लिए, सबसे दोस्त यारी से बात करने के लिए, सब अपने अपने मतलब कुछ ना कुछ टेंशन रहता है। तो इसी को मतलब सॉल्व करने के लिए हम लोग गेम थ्रू मतलब एक दूसरे का दुख को शेयर करते हैं मनोरंजन के तहत। तो सब दोस्त लोग मतलब फैमिली का इसे दरअसल बस्तर के अंदरूनी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी इलाकों की तुलना में बेहद विपरीत हैं, चुनौतीपूर्ण हालात हैं। माओवादी खतरे का 24 घंटे अंदेशा बना रहता है। ऐसे में जरूरी है कि मानसिक रूप से जवान तैयार रहें। कड़ाके की सर्दी में कैंप में जवान खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। न्यूज 18 की टीम ने इन जवानों से बात की और जाना आखिर कैसे वो इस सर्दी को झेलते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं। इस वक्त हम
जवानों के बीच हैं। माओवादियों के मांड में बने इस कैंप में जवानों के बीच खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। ये जो टेंट आप देख रहे हैं जहां जवान अपना दिन अपना रात गुजारते हैं, एक बार आप भी नजर डालकर देख लीजिएगा। घना जंगल है, कैंप के ठीक बगल से नदी बहती है जिस वजह से ठंड बेहद ज्यादा है, और साथ ही टेंट का जो कपड़ा है, तंबू का जो कपड़ा है, वो उसकी नमी में भीग जाता है जिस वजह से जवानों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। आइए जानते हैं इस ठंड में ये जवान कैसे सो पाते होंगे। भैया बताएंगे आप, ठंड कैसी रहती है, क्या नींद आती है, क्या वजह है? वजह है सर कि दिन का आरोपी रहता है, रोड बनने का, पुलिया बनने का, तो हम सुबह 9 बजे से जाते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे कभी 8 बज जाती है रात में। तो आने के बाद खाना खाते हैं, खाने के बाद तो थोड़ा नींद ही आ जाती है। ठंड तो लगती है लेकिन दिन भर का थकान के वजह से नींद आ जाता है जी। ठंड बहुत ज्यादा है जी, ठंड तो है, ज्यादा ही है। अच्छा ये बताइएगा, आप लोगों का ये जो त्याग है, समर्पण है, आप लोगों का ये जो मेहनत है, आप लोगों को कैसा लगता है जब ये मेहनत कर रहे हैं और सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, इलाके में विकास पहुंचेगा, तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं, इस चीज को कैसे देख पाते हैं? जी, हम तो बशर्ते सरकार का हिसाब से जो उसका आज्ञा है और मतलब बनाने का आदेश है, आदिवासी को बीच में मतलब कि स्कूल देना, रोड देना, पुलिया देना, लाइट देना, इसके वजह से काफी विकास और सुधार भी हो सकता है। इस वजह से सरकार सोच के हर जगह रोड दे रही है, लाइट दे रहा है, और हम उस जगह पे मतलब माओवादी के बीच में है, उससे और मतलब सुरक्षा देते हैं बस। आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों की वजह से इस इलाके में जो है विकास पहुंचेगी, लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे, बुनियादी सुविधाएं इस इलाके के लोगों तक पहुंचेगी? हमको अच्छा लगता है सर, क्योंकि हमको इसमें भर्ती हैं वर्दी विभाग में, फोर्स विभाग में, तो हमको तो आखिर काम करना ही है, लेकिन हम अपने लोग के लिए काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हमको अच्छा लगता है सर। महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पे जवान ने, ये हमारे अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इन जवानों के त्याग, समर्पण और बलिदान की वजह से ही इस इलाके में ये नक्सल नाश मार्ग का निर्माण हो पा रहा है। इन जवानों में साहस, समर्पण और शौर्य कूट कूट कर भरा है। न आंखों में कोई डर, न चेहरे पर कोई शिकन, परवाह तो सिर्फ अपना फर्ज निभाने की। खैर, धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था और अब वक्त हो चला था सुरक्षा बलों के आराम करने का, क्योंकि सुबह की पहली रोशनी के साथ जवानों को वापस जुट जाना है अपना कर्तव्य पूरा करने में। कैसी होती है यहाँ की सुबह, वो भी दिखाएंगे। बनी रही हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। कड़ाके की ठंड में घने जंगल ओस बरसाते हैं। किसी आम आदमी के लिए इन हालातों में रहना करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन हमारे जवान खुले आसमान के नीचे पूरे समर्पण के साथ डटे हैं। जिस इलाके में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, उसे माओवादी आबूझमाड़ के बाद अपना सबसे मजबूत गढ़ मानते हैं। विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के आगे माओवादियों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। बहरहाल, सुरक्षा बलों के शौर्य, साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कहानी आगे और भी है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। सूरज की चमक के आगे रात का काला अंधेरा दम तोड़ चुका था। घने जंगलों में सूरज की पहली किरण एक नई जिंदगी लेकर लौटी थी। नए उत्साह के साथ जवान भी तैयार हो चुके थे। कैंप की सुरक्षा के लिए शिफ्ट में जवान तैनात किए जाते हैं। जवान जब आराम करते हैं या दिनचर्या के दूसरे काम करते हैं, तो उनके कुछ दूसरे साथी अपनी पैनी निगाहों से कैंप की निगरानी करते हैं। जंगलों के बीचों बीच पेड़ों के सहारे, पेड़ के नीचे बनाए गए अस्थायी कैंप के लिए भी 24 घंटे जवान यहाँ मुस्तैद रहते हैं। आप देखिए, एक जवान यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। ये अस्थायी मोर्चा बनाया गया है जवानों के द्वारा, ताकि आराम कर रहे जवानों पर माओवादी किसी तरह का कोई हमला ना कर सके। आइए जानते हैं कैसी ड्यूटी रहती है इनकी। भैया बताएंगे, जंगल के बीच आप ये ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरह की ड्यूटी रहती है आप लोगों की? 1-1 घंटे की शिफ्टिंग रहती है।
माओवादी हमले का खतरा बना रहता है? हाँ, खतरा तो बने रहता है। फिर भी ड्यूटी आप चौकस रह के चल रहे हैं? हाँ, चौकस तो रहना पड़ता है। कर रहे जवान हैं, ये आराम करेंगे, फिर आप जाकर आराम करेंगे कुछ देर। हाँ। फिर वो ड्यूटी पे कोई बंदा है? हाँ। बिल्कुल। तो ये जवान हैं, माओवादी हमले के खतरे के बीच जो है आराम भी बेहद जरूरी हो जाता है जवानों के लिए। कुछ देर के लिए जो जवान आराम कर रहे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जवान जो है यहाँ 24 घंटे तैनात रहते हैं। एक तरफ जहां बेचापाल कैंप की निगरानी में कुछ जवान तैनात रहते हैं, तो वहीं जवानों की एक टुकड़ी अपने मिशन पर निकल जाती है। यह मिशन 50 किलोमीटर उस सड़क का निर्माण, जिसकी बदौलत न सिर्फ इन दुर्गम इलाकों में बसी ग्रामीण आबादी तक विकास पहुंचेगा, बल्कि माओवादियों का भी इस इलाके से अंत होगा। लेकिन इस सड़क का निर्माण इतना आसान नहीं। सुरक्षा बलों की निगरानी में ये सड़क बनाई जा रही है। शाम ढलते ही सड़क निर्माण में लगी मशीनरी और मजदूर कैंप में वापस लौट आते हैं और सुबह काम की शुरुआत से पहले सुरक्षा बल ये जायजा लेते हैं कि कहीं माओवादियों ने लैंडमाइन तो नहीं लगा दिए। रात गुजर चुकी, सुबह हो चुका। सुबह के सवेरे के साथ ही जवान वापस मैदान पर लौट आए हैं। जवान हर दिन सुबह जो है पूरे इलाके का डीप सर्च मेटल डिटेक्टर के माध्यम से डिमाइनिंग करते हैं। वजह यह रहती है कि शाम को जब जवान वापस अपने कैंप और थाने पे लौट जाते हैं तो आधी रात में माओवादियों द्वारा कहीं प्रेशर आईडी या कमांड आईडी प्लांट तो नहीं किया गया है। इसी तरीके से पूरे इलाके का एरिया डोमिनेशन किया जाता है। इसी तरीके से डिमाइनिंग की जाती है और उसके बाद ही जो है सड़क निर्माण कार्य के लिए मजदूर और मशीनरी निकलते हैं और सड़क निर्माण कार्य इस इलाके में युद्ध स्तर पर इन्हीं जवानों की तैनाती में मुस्तैदी में चल पाता है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सड़क निर्माण के काम में लगे कर्मचारियों से भी न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की और मौजूदा हालात को समझने का प्रयास भी किया। सड़क के निर्माण के लिए जो है 24 घंटे सुरक्षा में जवान तैनात रहते हैं। आप देखिएगा सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। बता दूं कि 52 किलोमीटर की सड़क में 129 पुलों का निर्माण होना है। जो मशीनरी और मजदूर लगते हैं सड़क सुरक्षा के लिए, इन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है इन लोगों को, आइए इन्हीं से जानते हैं। भैया बताएंगे यहाँ आप लोग किस वक्त पे आते हैं, कैसे आते हैं? आरोपी लग जाते हैं तब आते हैं। आरोपी मतलब पुलिस। अच्छा, पुलिस के बिना क्यों नहीं आ सकते? अरे इधर तो जंगल बहुत है और नक्सली भी हैं। हाँ। तो नक्सलियों का डर रहता है। हाँ। तो पुलिस के प्रोटेक्शन में ही काम कर पाते हो? जी। वरना नहीं? ये मजदूर थे जिनका साफ कहना है कि जवानों की मुस्तैदी के बिना किसी भी हाल में यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य करवा पाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो जवानों की इस मुस्तैदी की वजह से ही माओवादियों का जो सबसे मजबूत किला माना जाता है उसे ध्वस्त करने की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ सड़क निर्माण इतना आसान नहीं, क्योंकि इस जगह पर भी 2017 में माओवादियों ने हमला किया था। सड़क निर्माण कार्य में लगे मशीनरी और मजदूरों की सुरक्षा में तैनात जवानों पर अक्सर माओवादी हमले होते रहे हैं। इस जगह पर भी 2017 में माओवादियों ने हमला किया था, तब जब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इस पूरे इलाके पर बड़ी संख्या में करीब 100 से अधिक की संख्या में माओवादियों ने यूसेफ का एम्बुश लगाया था। जब जवान इस इलाके में पहुंचे, इस जगह पर पहुंचे, माओवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सीएएफ के 3 जवानों ने अपनी शहादत दी है। अभी भी इस सड़क के निर्माण में लगे जवान कितनी कुर्बानियां देंगे ये कहा नहीं जा सकता, मगर हाँ, जवानों के त्याग, समर्पण और बलिदान की वजह से ही इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। दरअसल ये बीजापुर और दंतेवाड़ा का सरहदी इलाका है। घने जंगल और दुर्गम रास्तों के बीच यहाँ की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। अगर इलाके में मिरतुर और गंगालूर को सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाए तो न सिर्फ यहाँ विकास पहुंचेगा, बल्कि बस्तर की नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी माओवादी गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। इसलिए दुर्गम इलाके में सुरक्षा बल उतर चुके हैं। यहाँ सड़क बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे प्राथमिक चीज होती है सड़क। सड़क के बिना पिछड़ेपन का दंश झेल रहे किसी भी क्षेत्र की विकास की कल्पना करना किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं है। मगर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़क निर्माण के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सुरक्षा। और ये जवान जिन्हें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं की मुस्तैदी में
ये 52 किलोमीटर का सड़क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। दरअसल ये सड़क केवल और केवल एक सड़क मात्र नहीं है, दरअसल ये 57 गांवों में निवासरत 15,000 से अधिक आदिवासियों के लिए उम्मीद की वो किरण है जिसका इंतजार वो पिछले 70 सालों से कर रहे हैं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। आबूझमाड़ के बाद बेचापाल के इस इलाके को माओवादियों ने अपनी मान बना रखा है। ये इलाका इतना दुर्गम है कि साल में 4 से 6 महीने तक यहां फोर्स भी मूवमेंट नहीं कर पाती थी। नतीजा ये था कि माओवादियों ने न सिर्फ यहां अपना गढ़ बनाया बल्कि इलाके तक शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बेचापाल में सुरक्षा बलों ने अपना कैंप बना लिया है और सड़क का काम तेजी से जारी है। छत्तीसगढ़ ने लाल आतंक के खात्मे के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है जो आज तक लगातार जारी है और नतीजा यह है कि लाल आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बेचापाल में पुलिस कैंप और सड़क इस बात का सबूत है कि माओवादियों का गढ़ भेदा जा चुका है। बीते बरसों में माओवादियों की वजह से जो दर्द इस इलाके की आदिवासी आबादी ने झेला उस पर मरहम लगाने का वक्त आ चुका है। इस इलाके के कुछ गांवों में रोशनी भी हुआ करती थी, बिजली भी हुआ करती थी। ये पोल इस बात का प्रमाण है। बिजली के इस पोल को सलवाजुम के दौर में माओवादियों ने ध्वस्त कर दिया। न केवल ये 2 ही पोल हैं, बल्कि ऐसे सैकड़ों पोल को माओवादियों ने ध्वस्त कर इस इलाके के बासिंदों को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। अब सड़क के माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है कि बिजली के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो मेंबर हैं, इसके अलावा पोलित ब्यूरो हैं, इसके अलावा सीमांध्र तेलंगाना की जो स्टेट कमेटी के माओवादी हैं, इस इलाके को रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अबूझमाड़ जाने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इलाका माओवादियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो जाहिर तौर पे माओवादियों का देश भर में ये दूसरा जो सुरक्षित ठिकाना है, इलाका है, माओवादियों के कब्जे से पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। जहां पिड्डेपन का दंश झेल रहे, आदिम युग की जिंदगी जी रहे इन लोगों तक पहुंचे। न्यूज़ 18 की टीम बेचापाल के उस स्कूल तक भी पहुंची जो सलवा जुडूम के दौर में माओवादियों ने ध्वस्त कर दिया था। माओवादियों का विकास विरोधी चेहरा अक्सर सामने आता रहा है। माओवादियों ने इस इलाके के हजारों बासिंदों को विकास से हमेशा दूर रखा है। सलवाजुम के दौर में माओवादियों ने इस इलाके में संचालित हो रहे स्कूल भवनों को ध्वस्त कर दिया, आश्रम भवनों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें से एक स्कूल ये भी है जिसके बाद से इस इलाके के सैकड़ों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। आखिर क्यों इस इलाके को माओवादियों ने अपना गढ़ बनाया? आखिर माओवादियों को सड़क बनने से कितना और क्या नुकसान होगा? न्यूज़ 18 की टीम ने इस बात की भी पड़ताल की। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस इलाके में सड़क निर्माण कार्य करवा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके पीछे ये वजह है कि इस इलाके में बैरमगढ़ एरिया कमेटी के साथ बांसी एरिया कमेटी, साथ ही पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी और दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी माओवादियों का जो है वो इस इलाके में सक्रिय है। इसके अलावा प्लाटून नंबर 13 सक्रिय है। माओवादी कमांडर्स का मूवमेंट अक्सर रहता है, लिहाजा तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह से ही सड़क निर्माण कार्य के लिए मशीनरी और मजदूर निकल जाते हैं। आप देखिएगा, जवानों की पूरी एक टुकड़ी है, करीब 70 से 80 जवान निकल पड़े हैं मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में मशीनरी, सड़क निर्माण कार्य में लगे मशीनरियों की सुरक्षा के लिए। बेचापाल कैंप और सड़क माओवादियों के लिए काल से कम नहीं, इसलिए उनके हमले की आशंका बनी रहती है। लेकिन ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए जवान चौकस हैं। बीच पेड़ों के सहारे, पेड़ों के नीचे जो है ये जवान इस वक्त आराम कर रहे हैं। ये जवान दिन रात 24 घंटे जो है इसी इलाके में तैनात रहते हैं। बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है, भौगोलिक परिस्थितियां विपरीत हैं। इसके अलावा माओवादी हमले का खतरा हमेशा बना रहता है, बावजूद इसके ये जवान यहाँ डटे हुए हैं। भैया, आप लोग कैसे रहते हैं और कितने वक्त तक आप ड्यूटी करते हैं? हम लोग दिन रात ही रहते हैं और
जो मुसीबत को उसको हम लोग उसको निपटने के लिए हम लोग जंगल में रहते हैं। दरअसल 52 किलोमीटर का ये रूट कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि मिरतूर गंगालूर के बीच 17 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें 57 गांव। इन इलाकों में आज तक कोई सरकारी योजना नहीं पहुंची। मिरतूर और गंगालूर के बीच 52 किलोमीटर का जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है 80 करोड़ की लागत से, उसमें हमारे 17 ग्राम पंचायत पड़ते हैं, जिसमें 57 गांव कवर करते हैं। वहां पे अभी तक कोई भी सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई है। ना राशन कार्ड है लोगों के पास, ना जॉब कार्ड है लोगों के पास, ना ही कोई सरकारी कंस्ट्रक्शन वहां पे हो पाया है, क्योंकि वो घोर नक्सल बेल्ट के रूप में जाना जाता है वो एरिया। इस कारण से ये सड़क कंस्ट्रक्शन हो जाने से सारे गांव जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय से कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे वहां पे विकास के कार्य कराने में हमें आसानी होगी। ये इलाका माओवादियों का गढ़ रहा है। साउथ बस्तर से वेस्ट बस्तर जाने के लिए इस इलाके का इस्तेमाल माओवादी एक रूट के तौर पर भी करते हैं। ट्रेनिंग, पुलिस ब्यूरो बैठक, बड़े कमांडर्स की मीटिंग और रणनीति बनाने जैसे काम माओवादी अपने इसी गढ़ में किया करते हैं। रास्ते को जनरली माड़ क्षेत्र में जो इनकी कभी सीसी मीटिंग या पोलिट ब्यूरो मीटिंग कभी होती है, तो उसको बड़े कमांडर्स की जो मीटिंग होती है उसको अटेंड करने के लिए जो साउथ बस्तर से वेस्ट बस्तर होते हुए ये माड़ में जाते हैं। गंगालूर से आगे के कई गांव हैं जहां राशन पहुंचाना मुश्किल है। इस सड़क के जरिए उन गांव तक न सिर्फ राशन बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पहुंचाई जा सकती हैं। माओवाद प्रभावित इन इलाके की युवा आबादी के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप छोटे छोटे खेलों के माध्यम से उनको जोड़ते हैं। अभी मैं तर्रेम गया था। तर्रेम में हमने वहाँ पर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल, क्रिकेट किट, अन्य रोजमर्रा की सामग्री, ये सब का वितरण करा, गाँव वालों से चर्चा की। तो जैसे जवानों जो भी कैंप है, जो भी सुरक्षा बल हमारा वहाँ लगा हुआ है, सरकार की प्रतिबद्धता और सुरक्षा बलों के शौर्य और साहस की बदौलत माओवादियों का गढ़ ढह रहा है। न सिर्फ लाल आतंक का खात्मा हो रहा है, बल्कि घने इलाके में बसे ग्रामीणों तक उम्मीद और विकास की किरण भी पहुंच रही है। जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो मेंबर हैं, इसके अलावा पोलित ब्यूरो हैं, इसके अलावा सीमांध्र तेलंगाना की जो स्टेट कमेटी के माओवादी हैं, इस इलाके को रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अबूझमाड़ जाने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इलाका माओवादियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो जाहिर तौर पे माओवादियों का देश भर में ये दूसरा जो सुरक्षित ठिकाना है, इलाका है, माओवादियों के कब्जे से पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।